Hello students, welcome back. In the last lecture, we discussed about how to calculate EMF of an electrochemical cell at any given condition. So let us have a quick revision of electrochemical cell till now. बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम बनाते हैं तो हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं दो अलग अलग बीकर में, और जो मेटल की इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। तो सपोज़ ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक के ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर के ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। जब ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होगा और उस ईएमएफ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अगर कंडीशंस जो गिवन है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन वी यूज दिस इक्वेशन। लेकिन अगर गिवन कंडीशंस स्टैंडर्ड नहीं है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको निकाला जाता है नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके, और नर्स्ट इक्वेशन लिखी जाती है इस तरीके से log 1/m(n+). तो पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं इस नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके, और इस नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करने के बाद फिर हम इस इक्वेशन का यूज़ करके सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम ये दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर जब इस सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि वी आर यूजिंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो जिस भी मेटल की, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करना होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ द मेटल यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, ऑफ द मेटल यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। और जब ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें यहाँ पर जनरेट होता हुआ मिलेगा, और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम ये दो डिफरेंट मेटल की इलेक्ट्रोड्स लेने की बजाय अगर सेम एलिमेंट की या सेम मटेरियल की ही इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ करें, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो सेम केमिकल सब्सटेंस की हो, लेकिन अगर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस रखा जाए तो क्या ईएमएफ जनरेट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर सपोज जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और यहाँ भी जिंक की इलेक्ट्रोड ले लें, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है, ये भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कुछ और रहेगी और इसकी कंसंट्रेशन कुछ और रहेगी। तो क्या ये सेल जो है वो ईएमएफ जनरेट करेगा। तो ऐसा लोगों ने जब करके देखा तो उनको ईएमएफ जनरेट होता हुआ मिला। द सेल इट जनरेट्स एन ईएमएफ। तो इसका मतलब ये सेल जो है वो काम करता है। तो ऐसे सेल्स को बोला जाता है कंसंट्रेशन सेल्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स सेम मटेरियल की यूज करने वाले हैं हम। कंसंट्रेशन सेल। सो कंसंट्रेशन सेल इज बेसिकली द सेल, यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, द सेल in which EMF is generated
ड्यू टू transfer of matter from one half cell to another half cell due to difference in the concentration of the species involved is called concentration cell। तो देखो यहां पर वो सेल जिसमें ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन दी कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व। कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व? जो भी हमारा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन्वॉल्व है, वहां जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस हम रखते हैं तब जो ईएमएफ जनरेट होता है तो उस सेल को बोला जाता है कंसंट्रेशन सेल। अब देखो ये जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। द कंसंट्रेशन सेल्स आर ऑफ टू टाइप। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ये दो टाइप हैं कंसंट्रेशन सेल के। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइट में जब डिफरेंस रखा जाएगा कंसंट्रेशन सेल बनाते टाइम, तब जो सेल बनेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो यहां पर दो चीजें आपको करनी है। द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मेटल या फिर मटेरियल। इलेक्ट्रोलाइट solution is of same chemical substance but has different concentration in the two half cell। तो ये दो पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में। इसका एक एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था थोड़ी देर पहले, वो ही इसका एग्जाम्पल है। दो अलग अलग बीकर लेते हैं, इन दोनों अलग अलग बीकर में हम जिंक की इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दोनों बीकर में जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। एक तरफ इसकी कंसंट्रेशन रखी जाती है C1 और दूसरी तरफ इसकी कंसंट्रेशन रखी जाती है C2। दो अलग अलग बीकर के अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग कंसंट्रेशन हमने रखी हुई है। अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा। बाय कन्वेंशन हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एनोड बनानी पड़ती है और राइट हैंड साइड हमें कैथोड बनानी पड़ती है। तो ऐसा हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। कोई भी सेल जब हम बनाते हैं तो हम लेफ्ट साइड में एनोड बनाते हैं। अब देखो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो इस इलेक्ट्रोड पर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो Zn चेंजेस इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Zn2 प्लस किस में बन के ये किस में जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है C1।
तो यहाँ हमने लिख दिया C1। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो जिंक के आयंस सॉल्यूशन से कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रोड पे। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या है? C2। तो इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंजेस इनटू Zn। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये दोनों रिएक्शंस। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, एडिंग इक्वेशंस, तो क्या बनेगा हमारे पास? Zn solid changes into Zn2 plus with a concentration C1 plus 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हुआ एनोड पे। और कैथोड वाली इक्वेशन को भी Zn2 plus C2 plus 2 इलेक्ट्रॉन changes into zinc solid। ऐड कर दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? Zn2 plus changes into Zn2 plus the concentration C2 to C1। तो ये आ गई हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन। दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन। तो ये इस सेल की ओवरऑल इक्वेशन हो गई। अब देखो इस सेल का ईएमएफ कितना आएगा, कैसे निकालोगे? वही पुराना मेथड, फॉर्मूला है हमारे पास। कोई भी गिवन कंडीशन पे, एट गिवन कंडीशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of product C1 अपॉन concentration of reactant। अब देखो वैल्यू ई नॉट सेल जो है वो किसके बराबर होता है? ई नॉट कैथोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्योंकि हम सेम मेटल की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, सिंस वी यूज्ड इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मेटल, hence their E naught values will be same। भाई जिंक का E naught वैल्यू तो एक ही होता है, तो यहां पर आप चाहे एनोड में रखो चाहे कैथोड में रखो, सेम वैल्यू पुट की जाएगी। इस वजह से E naught सेल जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 0। तो जब आप सेम मटेरियल की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो E naught सेल 0 हो जाता है। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या हो गई हमारी इक्वेशन? ई सेल इज इक्वल टू जीरो माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, यहां पर हम लग देते हैं C1 और इधर है C2। तो जीरो माइनस, ये माइनस साइन जो है अब इसको हम यहां से हटा सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। माइनस लॉग a अपॉन बी कैन बी रिटन एज लॉग b अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है। तो इस माइनस साइन को मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ इस तरीके से, माइनस लॉग C1 अपॉन C2, और इसको मैं लिख देता हूँ 0.0591 अपॉन n लॉग C2 अपॉन C1। तो उल्टा कर दिया, इस टर्म को मैंने उल्टा कर दिया इस फॉर्मूले का यूज करके। तो ये आ गई मेरे पास सेल ईएमएफ की इक्वेशन। अगर आप ऐसा कोई सेल बनाते हो जिसमें सेम इलेक्ट्रोड यूज करते हो और इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन जो है उसमें डिफरेंस कर देते हो, तो इस इक्वेशन का यूज करोगे। इक्वेशन टू कैलकुलेट EMF ऑफ इलेक्ट्रोलाइट concentration cell at 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन। अब देखो बच्चों, आपको 3 पॉइंट जो है वो नोट करने हैं। पहला पॉइंट, अगर किसी भी सेल का E सेल पॉजिटिव आता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए इस इक्वेशन का यूज करने के बाद, अगर हमारे पास इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, देन दिस सेल इज फंक्शनल, तो ये सेल काम करेगा। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ई सेल जो है वो 0 आ जाए किसी सेल का, इट मीन्स
द सेल हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। तो आप घर में कोई नया सेल जब लेके आते हो तो उस टाइम पर उस सेल का ईएमएफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और वो सेल उस टाइम पर क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो आपने जैसे घड़ी के अंदर सेल डाला लाके, तो उस टाइम पर उसका ई सेल पॉजिटिव था और वो सेल फंक्शनल था। लेकिन 6 महीने बाद जब वो सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो उस टाइम पर उसका सेल पोटेंशियल या ईएमएफ जो है वो क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि अब सेल जो है वो काम करना बंद कर चुका है। द सेल हैज स्टॉप्ड वर्किंग, या फिर हम ये कह सकते हैं सेल डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अगर किसी भी सेल का ई सेल नेगेटिव आ जाए तो वो सेल कभी काम करेगा ही नहीं, ठीक है। देन दिस सेल, देन इट इज नॉट फंक्शनल, वो सेल कभी आपको काम नहीं करके देगा। तो ये आपको 3 कंडीशंस याद रखनी है। अगर ये सेल फंक्शनल करना है तो हमें क्या करना होगा, ये वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी। हमारे पास ये फैक्टर है, ये फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका ई सेल पॉजिटिव आएगा। और ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब C2 C1 से बड़ा होगा। मतलब ये फैक्टर जो है इसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो ही लॉग का ये फैक्टर जो है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो यहां पर हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, दिस सेल विल बी फंक्शनल व्हेन ई सेल comes out to be positive, which is possible only when C2 is greater than C1। तो C2 C1 से बड़ा होगा तभी ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है और हमारा सेल फंक्शनल हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स में, जो अभी हम करके देखेंगे। एक बात और नोट करनी है हमें, जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होती है वो काम करता है एनोड की तरह, वो हाफ सेल। द हाफ सेल हैविंग लेस कंसंट्रेशन, लेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, लेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन मतलब C1 act as anode, and the electrolyte या the half cell having high electrolyte concentration मतलब C2 act as cathode। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, आगे ये हेल्प करेंगे हमारी। अब देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करके देखते हैं, जो इस तरीके के सेल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल एट 298 केल्विन। हमने एक कंसंट्रेशन सेल बनाया, ये सेल हमें दिया गया है 298 केल्विन पर, इसका ईएमएफ बताना क्या होगा। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल एट 298 केल्विन। सेल जो दिया गया है दिस इज Zn:ZnSO4 0.05 मोलर, सॉल्ट ब्रिज ZnSO4 Zn 0.5 मोलर, ये दिया गया है सेल, और हमसे पूछा जा रहा है इसका ईएमएफ क्या होगा। तो देखो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन C2 अपॉन C1, और यहाँ पर हमने ये लिखा था कि C2 C1 से बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में कौन सी इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट की जाती है, एनोड, और राइट साइड में कैथोड। तो एनोड जो है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब एनोड पर क्या होगा, Zn चेंजेस इनटू Zn2+, और ये चला जाएगा सॉल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा।
कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ आएगा, इलेक्ट्रोड पे आएगा और रिड्यूस हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं इस रिएक्शन में। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2। n की वैल्यू मिल गई हमें इन रिएक्शन से। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यूजिंग फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग, जो बड़ी कंसेंट्रेशन है कैथोड वाली ये कहाँ रखनी है, ऊपर, और जो छोटी कंसेंट्रेशन है एनोड वाली ये हमें रखनी है नीचे, क्योंकि C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2, 0.0591 अपॉन 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 0.02955 वोल्ट। तो ये हमने सेल ईएमएफ निकाल लिया इस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का, इस मेथड का यूज करके। अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल वो क्या था, तो हमने पीछे एक फ्लो चार्ट बनाया था। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ये हमारा कंसंट्रेशन सेल का सेकेंड टाइप था। तो इलेक्ट्रोलाइट तो हम कर चुके हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होता है, इसमें हमने क्या देखा, सेम मेटल इलेक्ट्रोड हमने यूज की, सेम केमिकल यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, बट डिफरेंट कंसंट्रेशन इन दी हाफ सेल। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस रखा गया। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल पे। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कैसे बनाते हैं, तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि अगर हम कोई ऐसी इलेक्ट्रोड ले लें कि जिसमें कोई कंसंट्रेशन या प्रेशर का टर्म इन्वॉल्व हो और उसको अगर चेंज कर दें बजाय इलेक्ट्रोलाइट के, तो क्या होगा। तो जैसे कि हम ये वाला सेल बना रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको पता है कि हम हाइड्रोजन गैस को किसी प्रेशर पे मेंटेन रखते हैं तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे। अगर इस गैस का प्रेशर 1 atm है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन ली गई है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो ये दोनों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाती हैं। और इस केस में क्या होगा, अब कोई भी सेल ईएमएफ देखने को नहीं मिलेगा, जीरो सेल ईएमएफ आएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोड है और सेम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को डिफरेंट कर दें, इसका प्रेशर जो है वो हमने अलग रखा और इसका प्रेशर अलग रखा, तो जब ये करके देखा गया तो हमें ये पता चला कि ये सेल ईएमएफ जनरेट करता है इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो इलेक्ट्रोलाइट सेम है लेकिन गैस का प्रेशर जो है वो हमने चेंज कर दिया। ये वायर सेम मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहलाता है। इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को आपने क्या किया है, इफेक्ट किया है, चेंज किया है बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो इलेक्ट्रोड बनी तो सेम मटेरियल की है लेकिन इलेक्ट्रोड का प्रेशर चेंज करके हमने एक तरीके से इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को चेंज किया है, उसके मटेरियल को नहीं। और इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो इस केस में हमने चेंज कर दिया था, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम यहां पर चेंज नहीं कर रहे, उसको हम यहां पर सेम रख रहे हैं, सेम कंसंट्रेशन का यूज कर रहे हैं। तो ऐसा सेल भी हमें एक ईएमएफ जनरेट करके दे रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे difference in concentration at electrode, same electrolytic solution having same concentration used
तो यहाँ पर भी हमें EMF जनरेट होता हुआ दिखेगा। अब देखो इस सेल का जो EMF जनरेट हो रहा है इसको आप किस तरीके से निकालोगे, इसका आप डेरिवेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इस सेल का EMF कैसे जनरेट होता है। तो इस सेल को हम यहाँ बनाते हैं और फिर इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारा एनोड वाला हाफ सेल हो गया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर सेटअप की, ये कैथोड वाला हाफ सेल हो गया, इसके अंदर भी हमने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सेटअप किया, यहाँ वोल्टामीटर लगाया, कोई EMF जनरेट होगा उसको मेजर करने के लिए, ये सॉल्ट ब्रिज लगाया, यहाँ पर HCl की सॉल्यूशन जो है वो ली गई, कंसंट्रेशन जो थी वो सेम थी दोनों तरफ, 1 मोलर भी ले सकते हैं या फिर इसको C मोलर भी ले सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम पास करवा रहे हैं और यहाँ पर प्रेशर जो है गैस का वो P1 ATM रखा गया, इधर से भी हाइड्रोजन गैस को पास कराया गया लेकिन प्रेशर P2 ATM रखा गया। तो हमने ये देखा कि ये सेल जो है वो हमें EMF प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम इस EMF को, तो देखो ये वाली इलेक्ट्रोड हमारी काम कर रही है एनोड का और ये वाली इलेक्ट्रोड काम कर रही है कैथोड का। सबसे पहले हम इनकी रिएक्शंस लिखते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ प्रोड्यूस हुई ये जब इस इलेक्ट्रोड के पास आती है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और ये जनरेट कर लेती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो H पॉजिटिव आयन है ये कहाँ जाते हैं, इधर, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, तो इसको मैंने लिख दिया 1 मोलर। तो H पॉजिटिव आयन 1 मोलर में प्रेजेंट थे। इधर क्या होगा, इधर उल्टा प्रोसेस, 2 H पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन से इस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, रेड्यूस होंगे, यहाँ कंसंट्रेशन 1 मोलर है, वही सेम कंसंट्रेशन है और क्या कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। अब इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है, इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है यहाँ पर P2, इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना था P1। तो ये 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास जो इन दोनों हाफ सेल्स के अंदर हो रही है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, एडिंग द 2 इक्वेशन। तो ये एनोड वाली इक्वेशन है, इसको हम लिखते हैं इधर, H2 gas at a pressure of P1 changes into 2H plus at a concentration of 1 mole। और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे होगा रिडक्शन, 2H पॉजिटिव 1 मोलर कंसंट्रेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू H2 गैस एट अ प्रेशर ऑफ P2। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये और ये सेम है, कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारे पास, H2 at a pressure of P1 changes into H2 at a pressure of P2। ये आ गई ओवरऑल इक्वेशन, नेट इक्वेशन। अब देखो बच्चों यहाँ पर अब हम यूज करेंगे सेल EMF निकालने की इक्वेशन। तो इक्वेशन होती है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन की बजाय यहां पर क्या आ रहा है, प्रेशर, तो हम प्रेशर वाला टर्म यूज करेंगे P2 डिवाइडेड बाय P1, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आ गया। अब देखो यहां पर E नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि जब स्टैंडर्ड कंडीशंस में इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को लिया जाएगा तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 वोल्ट। तो सिंस E नॉट सेल will be equal to 0 because at standard conditions the electrode potential of SHE is taken as 0। तो कैथोड का भी 0 रहेगा, एनोड का भी 0 रहेगा, तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, E नॉट सेल will be equal to 0।
तो यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन n log P2 अपॉन P1। यहाँ पर फिर से इसको अगर हम ऐसे लिख दें माइनस लॉग P2 अपॉन P1, और इसको हम वही फॉर्मूला यूज करके माइनस लॉग A अपॉन B इट कैन बी रिटन एज log B अपॉन A। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम E सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log P1 अपॉन P2। तो ये सेल जो है वो आपका कब फंक्शनल होगा, ये सेल जब फंक्शनल होगा जब दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। दिस सेल विल बी फंक्शनल इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये चीज, दिस सेल इज फंक्शनल when P1 is greater than P2। तो यहां पर P2 जो है वो किसका प्रेशर है, P2 प्रेशर है यहां पर कैथोड के ऊपर जो गैस का प्रेशर है, और P1 किसका है, एनोड का। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 मतलब प्रेशर ओवर एनोड इज ग्रेटर देन प्रेशर ओवर कैथोड, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस over anode is greater than pressure over cathode। तो यहां पर जो आपने पीछे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में देखा था कि इसकी कंसंट्रेशन हमने कम रखी थी, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रखी थी। प्रेशर के केस में जस्ट उल्टा हो गया, एनोड का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कैथोड का प्रेशर कम होना चाहिए, तो ही ये सेल फंक्शनल होगा। और इस केस में भी एनोड जो है वो हमारी ये रहेगी, कैथोड ये काम करेगी। तो ये आ गई इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के जो कंसंट्रेशन सेल्स हैं इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए थे अबाउट ई सेल। ई सेल अगर किसी भी सेल का पॉजिटिव आता है तो वो सेल फंक्शनल होगा और उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी सेल का ई सेल जो है वो 0 हो जाए तो वो सेल डिस्चार्ज हो चुका होता है और वो सेल अब फंक्शनल नहीं होगा। तो आप किसी भी सेल को जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा उस टाइम पर उसका ईएमएफ 0 देखते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज हो गया तो वो हमें कोई काम करके नहीं देगा। तो हम इसी चीज को यूज करके उस सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं कि वो सेल जो है वो कब नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं व्हेन द ईएमएफ ऑफ अ सेल becomes equal to 0, it means the cell has become non-functional, या फिर कह सकते हैं डिस्चार्ज। और जब सेल नॉन फंक्शनल हो जाता है तो इसका मतलब द redox reaction taking place in that cell, it has come to equilibrium. It is reached when the redox reaction taking place in the cell reaches an equilibrium। तो देखो इस चीज को समझने के लिए हम एक सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जिंक कॉपर कपल सेल का। एक तरफ जिंक की इलेक्ट्रोड लगा रखी है, दूसरी तरफ कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा रखी है। यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, यहाँ कॉपर का
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ये फिल कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर दिया, और इसके बाद अब हम इसका ईएमएफ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ये एनोड का काम करती है, यहाँ पर होता है रिडक्शन, ये कैथोड का काम करती है। दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड करते हैं तो एडिंग द टू इक्वेशन क्या मिलेगा, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अस Cu। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास Zn प्लस Cu2 प्लस चेंजेस इनटू Zn2 प्लस Cu, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ये इक्वेशन जो है इसको हम सेल ईएमएफ ई सेल में यूज करते हैं। तो ई सेल जो है वो किसके बराबर होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला था। ई कैथोड जो है ये कैसे निकालेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, ई नॉट कैथोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। तो कैथोड जो है हमारी कौन सी है, ये वाली कॉपर की इलेक्ट्रोड, तो हम इसको लिख सकते हैं ECU2 प्लस ऑब्लिक CU इज इक्वल टू ई नॉट CU2 प्लस ऑब्लिक CU माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अब देखो इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या हो रहा है, कॉपर के आयंस रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर जो है वो खत्म होने लगेगा, तो सल्फेट आयन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इट बिकम्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सल्फेट के आयंस यहां से इस सॉल्ट ब्रिज का यूज करके जाएंगे इस साइड में, क्योंकि अगर ये यहां पर जमा हो गए तो ये इस सॉल्यूशन को नेगेटिवली चार्ज कर देंगे और इस सेल को जो है वो कुछ ही टाइम बाद नॉन फंक्शनल बना देंगे। तो सेल को अगर लंबे टाइम तक काम करना है तो सॉल्ट ब्रिज से सल्फेट आयंस जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। इस वजह से हम यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। इस सेल में पोटेशियम सल्फेट का सॉल्ट ब्रिज यूज कर रखा है हमने। तो सल्फेट के आयंस जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, दूसरी साइड शिफ्ट होंगे। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट डाला था, जिंक सल्फेट के अंदर 2 आयंस होते हैं Zn2 प्लस और SO42 माइनस। ऑक्सीडेशन होता जा रहा है, जिंक के आयंस यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं, तो जिंक जो है वो बढ़ जाएगा Zn2 पॉजिटिव, तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सल्फेट आयन इधर से इधर आ रहा है, तो सल्फेट आयन मूव करता है फ्रॉम दिस कैथोड टू दिस एनोड टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज। तो यहां पर धीरे धीरे क्या होती जा रही, कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, कंसंट्रेशन घटती जा रही है, तो मतलब ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है प्रैक्टिकली इस सॉल्यूशन के अंदर। ये वैल्यू अगर कम होगी तो ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा, ये फैक्टर बड़ा होता जाएगा, और ये फैक्टर जब बड़ा होगा तो एक बड़ी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी इसमें से। ये वैल्यू क्या थी, 0.34, तो 0.34 में से कंटिन्यूअसली हम जो वैल्यू माइनस कर रहे हैं ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इस वजह से ई कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ है रिडक्शन पोटेंशियल वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। रिडक्शन पोटेंशियल वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ है ये, या फिर रिएक्शन जो उसका प्रोसेस, यहां पर हम लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन जैसे जैसे आगे चल रही है तो कैथोड जो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ई कॉपर जो कि कैथोड थी हमारी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये सेल काम करेगा इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होने लगेगी, ये फैक्टर बढ़ने लगेगा, एक बड़ा नंबर बन जाएगा, बड़ा नंबर माइनस करना पड़ेगा इस वैल्यू में से, तो इस वजह से धीरे धीरे ये वैल्यू कम होती जाएगी।
तो इस ग्राफ पे मैं इस चीज को ऐसे दिखा रहा हूं कि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अभी इसको इतना ही बनाएंगे। अब बात करते हैं एनोड की। एनोड पे भी इसी तरीके से हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखो एनोड पे क्या होता है। एनोड पे हमने देखा कि धीरे धीरे जो है वो जिंक के आयंस ज्यादा आ रहे हैं, तो इधर से सल्फेट भी आ गया इसको बैलेंस करने के लिए। तो ZnSO4 जो है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर हम लिखते हैं एट एनोड E वैल्यू ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E0 वैल्यू ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। यहां पर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है। अब ये वैल्यू कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम। ये वैल्यू कम होगी, छोटी वैल्यू हो गई, तो ये इस पूरे के पूरे फैक्टर को क्या कर देगी, छोटा कर देगी। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास E0 वैल्यू Zn की जो है वो कितनी होती है, दिस इज अराउंड -0.76 -0.76 है। इस वैल्यू को आप कंटिन्यूअसली कम करते जा रहे हो, तो कम करते जाओगे तो धीरे धीरे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगी। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगी, इसका मतलब ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो कैथोड जो है उसका पोटेंशियल तो धीरे धीरे कम होता रहेगा, एनोड जो है इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, और जब ये पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो तुम्हारे इस फॉर्मूले में जब तुम ये वैल्यू पुट करते हो, तो अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाए तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो कोई भी सेल जो है वो नॉन फंक्शनल क्यों हो जाता है या डिस्चार्ज क्यों हो जाता है, ड्यू टू द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड्स। ये जो रिएक्शन जो हमने यहां पर देखी, जो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर हो रही थी, इन रिएक्शंस की वजह से वो सेल डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये चीज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इस चीज का। ये ग्राफ जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई होता है हर एक सेल पे। हर एक सेल जो है जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, किसी स्टेज पर जाकर डिस्चार्ज हो जाता है, और वो डिस्चार्ज होता है इन दो इक्वेशंस की वजह से। तो यहां पर हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल घटता है, यहां पर हम देख चुके हैं पोटेंशियल बढ़ता है। एक स्टेज पे जाके दोनों बराबर हो जाते हैं। जब ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं तो हमारे फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ई सेल क्या आ जाएगा, 0। और इसी वजह से यहाँ पर हमें सेल फिर कोई भी काम करके नहीं देता। तो ये इक्वेशंस जो है वो आपको याद रखनी है कि ई सेल 0 क्यों हो गया। जब सेल का पोटेंशियल 0 हो जाता है उस टाइम पर हम ये कहते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। सो ड्यू टू द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स, E cathode decreases, E anode increases, a stage is reached, और इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, when E cathode is equal to E anode. At that time E cell which is equal to E cathode minus E anode, it becomes equal to 0. तो ये हो गया ओवरऑल कंक्लूजन, अभी जो बात हमने करी उस चीज का। जब ये E cell 0 हो गया तो ये जो इक्विलिब्रियम आया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, redox reaction which is at equilibrium. We can calculate equilibrium constant for the cell. कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 अपॉन n log। यहाँ जो हम चीज लिखते हैं x की पावर x, y की पावर y, a की पावर a, b की पावर b, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब Kc। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 0.0591 अपॉन n
log Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब तुम्हारी रेडॉक्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाएगी उस टाइम पर ई सेल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया, वेयर Kc इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। और एट इक्विलिब्रियम ई सेल किसके बराबर था, जीरो के बराबर। पुट करो दोनों वैल्यूज, जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log के सी इज इक्वल टू ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय 0.0591 और के सी इज इक्वल टू एन टी लॉग ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय 0.0591। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप ये बता सकते हो कि कोई भी सेल जब नॉन फंक्शनल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो उस टाइम पर उसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। तो ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आ गई हमारे पास। अब हम इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। तो देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमें दिया गया है बुक्स के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट Kc फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है Zn प्लस Cd2 प्लस, इट गिव्स अस Zn2 प्लस प्लस Cd। अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर दे रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा तो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर कर लेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने टेम्परेचर के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो जिस क्वेश्चन में नहीं कर रखा होता वहां पर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना होता है। तो देखो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम ये सेल ऑलरेडी है। तो एट इक्विलिब्रियम जब होगा तो इस सेल का सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ई सेल जीरो है, तो अब हम डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ई नॉट सेल निकालने के लिए हमें दो चीज़ें दी गई हैं। ई नॉट वैल्यू दी गई है कैडमियम की Cd2 प्लस ऑब्लिक Cd, और ई नॉट वैल्यू दे रखी है जिंक की। ये वैल्यू है -0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू है -0.40 वोल्ट। ये दो वैल्यूज दे रखी हैं। तो देखो ई नॉट सेल निकालेंगे। इस रिएक्शन में कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड होगी, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कैडमियम का। तो ये हो गई हमारी कैथोड, इसका रिडक्शन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक हो गई एनोड। तो हम ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू हो गई 2। लॉग के सी हमें कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट कैथोड जो है वो कितनी वैल्यू दे रखी है हमें, कैथोड यहां पर काम कर रही है कैडमियम, तो -0.40, माइनस ऑफ एनोड की वैल्यू क्या दे रखी है, -0.76, इट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, log Kc इज इक्वल टू 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.0591, ये वैल्यू आ गई। और अब देखो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं,
0.72 डिवाइडेड बाय 0.0591, इसको जब आप डिवाइड करोगे 12.1827, ये वैल्यू आई log Kc की। अब देखो यहां पर Kc जो है वो एंटी लॉग देखना पड़ेगा 12.1827 का। पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है, जब भी आप किसी भी नंबर का एंटी लॉग देखते हो तो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है उसको सीधा 10 की पावर में भेज दो, और इस वैल्यू का एंटी लॉग देखा जाएगा जो हमारी एंटी लॉग टेबल होती है उसमें। तो 0.18 मीन डिफरेंस, सॉरी एफसी का 2, मीन डिफरेंस 7, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू देखेंगे वैल्यू आती है 1.52। तो ये आ गई हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.52 इंटू 10 की पावर 12। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको स्कूल प्रोवाइड करता है जहां पर भी आपका एग्जाम होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो आज आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल।